हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो प्रायः परीक्षा में अनुच्छेद के रूप में, इसके कार्यकाल के रूप में, इसकी नियुक्ति के रूप में या इसको पद से रिमूव करने के संबंध में परीक्षा में पूछा जाता है। परंतु इसके पूरे कंसेप्ट को आज हम एक वीडियो के ही माध्यम से कंप्लीट इसकी तैयारी करेंगे, जिससे परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और लास्ट तक इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अध्ययन करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है वह है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यद्यपि ये पद ब्रिटिश कालीन शासन के अंतिम एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 में भी था, परंतु वहाँ पर यह नियंत्रक शब्द नहीं था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक का पद 1935 के इंडिया काउंसिल एक्ट में भी था, महालेखा परीक्षक, और ये कह सकते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर, ये दो पद हैं, इसको याद करिए। यह दो प्रकार के महत्वपूर्ण काम करता है। पहला इसका महत्वपूर्ण कार्य, यह जनता के द्वारा जो भी धन खर्च होता है उसको, पहला काम इसका है, उसका ऑडिट करता है, अंकेक्षण करता है, और दूसरा कार्य उसके नियंत्रण के उपाय भी बताता है। तो पहला वह एक ऑडिट का है और दूसरा नियंत्रण का है, नियंत्रण के उपाय भी बताता है। यह एक संवैधानिक पद है। इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट शासन या सरकार को प्रस्तुत की जाती है, सरकार उसकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है। मित्रों, सबसे पहला जो प्रश्न है ये तैयार करिए। अनुच्छेद के रूप में पूछा जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है, और इसका पूरा प्रावधान, इसका संपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। अब हम आते हैं सबसे पहले कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के विषय में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो प्रायः पूछा भी जाता है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दूसरा, टर्म ऑफ ऑफिस, इसका जो कार्यकाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष है। 6 वर्ष है, इसको याद करिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष है, परंतु 6 वर्ष के साथ साथ या 65 वर्ष की आयु तक है। 65 ईयर्स ओल्ड एज, 65 वर्ष की आयु तक है। तो इसका दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार कार्य है। पहला जो है, पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष के लिए कार्य करेगा, परंतु वह अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर धारण करेगा। यदि वह 50 साल की उम्र में अपॉइंट होता है तो वह 56 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाएगा। यदि वह
62 वर्ष की उम्र में अपॉइंट होता है तो भी 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होगा, यानी 3 वर्ष तक ही कार्य करेगा। तो याद करिए इन दोनों सिचुएशन में जो पहले आ जाएगा उसी के अनुसार ये अपने पद को धारण करेगा। चलिए, 2 प्रश्न यहाँ क्लियर हो गया हमारा। पहला, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक है, एज तक है। इनमें से जो पहले आएगा उसके अनुसार ये पद धारण करेगा और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो एक संवैधानिक पद पर है, यह एक संवैधानिक पद है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है और इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट ऑडिट करके दी जाती है, इस रिपोर्ट को सरकार या शासन स्वीकार करती है, क्योंकि संवैधानिक पद पर कार्य करने वाले अधिकार की रिपोर्ट को सरकार मानने से इनकार नहीं कर सकती। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? अब हम यहाँ पर अन्य प्रश्नों पर ध्यान देंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक वास्तव में 6 वर्ष के पहले, जो इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, 6 वर्ष के पूर्व इसको पद से रिमूव नहीं किया जा सकता या उसके 65 वर्ष के कार्यकाल के पहले उसको पद से हटाया नहीं जा सकता, और यदि उसके पूर्व हटाया जाएगा तो वह उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 124 का 4 प्रयोग किया जाता है। याद करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद ग्रहण करने के पश्चात उसके कार्यकाल के पहले अर्थात 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले उसको रिमूव किया जा सकता है, या क्या उसको पदच्युत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको उसके पद से हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की होगी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124, जिसे हम जस्ट एज लाइक प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। महाभियोग की तरह प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करिए। और ये जानते हम हैं, यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से होती है? संसद से होती है। और इसकी मेजॉरिटी क्या है? इसकी मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी है, यानी 2/3 बहुमत से ही, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 बहुमत से ही पारित होती है, तभी जाकर ये पद से हटाया जा सकता है। अब हम आते हैं महाभियोग के कार्य का उल्लेख करते हैं। वास्तव में CAG के कार्य, इसको संक्षेप में हम कहते हैं CAG, इसको संक्षेप में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, इसको याद रखिए। अब हम आते हैं CAG के कार्य के संबंध में। CAG का क्या प्रमुख कार्य है? वास्तव में CAG एक बड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, और इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के अंतर्गत वह केवल ना तो संघ सरकार के लिए काम करता है और ना ही केवल वह राज्य सरकार के लिए ही काम करता है, बल्कि वह संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किसी भी कार्य के लिए
जो भी धन खर्च किया गया है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, संघ सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी धन यानी जनता के लिए जो भी क्या खर्च किया गया है, धन खर्च किया गया है, मनी खर्च किया गया है, जो भी मनी खर्च किया गया है उस धन का क्या करेगा, वो ऑडिट करेगा। उस धन का वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ऑडिट को हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण करेगा। कब करेगा? जब उसको ये लग जाता है कि सरकार के द्वारा जो योजना आई है, जो परियोजना आई है, जो धन खर्च किया गया है, वास्तव में वह धन कहीं ना कहीं स्कैम के तहत है, घोटाले के तहत है, या जिस मात्रा में धन खर्च करना चाहिए उससे ज़्यादा धन खर्च किया गया है। यानी यदि संघ सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी योजना, किसी भी परियोजना या किसी भी कार्य के लिए जो भी धन खर्च किया गया है, वह धन यदि जनता के हितों के विपरीत है या उस धन में किसी प्रकार से सीएजी को लगता है कि वह घोटाला किया है, तो इस प्रकार से उसको सीएजी के द्वारा अंकेक्षण या ऑडिट किया जाएगा। और वह ऑडिट करने के साथ साथ, जैसे अभी हमने कहा कि ब्रिटिश भारत शासनकाल के अंतर्गत 1935 इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 के अंतर्गत भी महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया था, परंतु उस समय ऑडिटर का ही केवल प्रावधान था, नियंत्रण का प्रावधान नहीं था। तो दूसरा प्रावधान याद कर लीजिए कि वह जनता के धन जो सरकार एक संरक्षक के रूप में खर्च करती है, यदि उसका दुरुपयोग होता है, घोटाला होता है, तो उसको ऑडिट करने के साथ साथ उस पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए, वह उसके कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण के उपाय भी सुझाता है। तो याद कर लीजिए मित्रों, वह ऑडिटर सीएजी संघ सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो जनता के हित के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि सरकार का गठन जो सरकार होती है, इन सरकारों का गठन जनता के लिए की जाती है। सरकार जो योजना लाती है, ये योजना भी जनता के लिए होती है। जो परियोजना लाती है, वो परियोजना भी जनता के लिए होती है। यानी सरकार की प्रत्येक योजना और परियोजना या किसी भी कार्य के लिए एनी टाइप ऑफ द वर्क विच आर डन बाय द गवर्नमेंट, यदि सीएजी को लगता है इसमें किसी प्रकार के धन का दुरुपयोग हुआ है, स्कैम घोटाला हुआ है, तो उसको ऑडिट करेगा और इसके ऑडिट की रिपोर्ट भी वह तैयार करेगा। लेकिन याद रखिए, संघ सरकार के लिए जब वह ऑडिट करेगा तो इस ऑडिट की रिपोर्ट वह जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय को देगा, और यदि राज्य सरकार के लिए कोई ऑडिट है तो वह उस ऑडिट की रिपोर्ट गवर्नर को देगा, राज्यपाल महोदय को देगा। तो याद कर लीजिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, उस रिपोर्ट को संघ की विधायिका यानी संसद के पटल पर प्रस्तुत कराएगा, और राज्य सरकार के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई उसे राज्यपाल को दिया जाएगा, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को उस राज्य की विधायिका विधानमंडल में प्रस्तुत कराएगा। और जहां पर चूंकि संसद की एक स्थायी समिति होती है, संसद की एक स्थायी समिति जो वित्तीय स्थायी समिति के नाम से जाना जाता है, और इसी वित्तीय स्थायी समिति में एक होता है पीएसी। इसको याद कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है पीएसी। पीएसी क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसको कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। पीएसी को कहा जाता है लोक लेखा समिति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे चर्चा विपक्ष, क्योंकि इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष एक परंपरा के अनुसार विपक्ष को दिया जाता है। इस लोक लेखा समिति का जो प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, वह विपक्ष का होता है। और यदि
संघ सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्कैम, घोटाला, दुरुपयोग आता है और जब इसे सीएजी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद को देता है और संसद में जो अस्थाई वित्तीय समिति होती है उसका नाम है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। और कभी कभी तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसको बाद में हम चर्चा करेंगे जब हम संसद के सारे समितियों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, एक चीज़ याद कर लीजिए, तो इस प्रकार से जनता के द्वारा जो भी धन सरकार के पास रखा गया है, संरक्षित है, यदि सरकार अपने किसी भी प्रकार से उस धन का मिसयूज करती है, दुरुपयोग करती है, तो वह उस पर अपना ऑडिट करता है। ऑडिट करके दूसरा याद कर लीजिए कि संघ सरकार के लिए तैयार किए गए किसी भी प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट को वह राष्ट्रपति को देगा। राज्य सरकार के लिए ऑडिट किए गए रिपोर्ट को गवर्नर राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उसे राज्य की विधायिका विधानमंडल में प्रस्तुत कराता है और राष्ट्रपति उसे संसद में कराती है। और संसद में जैसे ही विपक्ष के हाथ में कोई घोटाला, स्कैम आता है, वो सरकार को बाध्य कर देती है, सरकार को त्यागपत्र देने के लिए या संबंधित विभाग के मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर देती है। तो इस प्रकार से सीएजी जनता के धन का चौकीदार, ये शब्द आया हुआ है, इसको याद कर लीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जनता के धन, क्योंकि जनता का ही धन सरकार के पास होता है, सरकार का अपना कोई व्यक्तिगत धन नहीं होता है, उस धन की देखभाल करने की जिम्मेदारी सीएजी की ही होती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्योंकि एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, अतः इसकी सुरक्षा और व्यवस्था भी की गई है। पद ग्रहण करने के बाद इसके लिए जो भी वेतन भत्ते आदि सुविधाएं निर्धारित की गई हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई अलाभकारी परिवर्तन, कोई ऐसा संशोधन परिवर्तन जिससे उसको कमी किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता, केवल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 को छोड़कर, यानी कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, अतः पद से रिटायर्ड होने के बाद भी यह किसी भी शासकीय पद को धारण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक कुल भारत के संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कई प्रकार के प्रश्नों को करता है। मैं इन सारे प्रश्नों को एक बार आपसे रिवीजन कर देता हूं, आप उसको लिख लिया करिए, याद कर लिया करिए, जिससे कि सभी प्रकार के प्रश्न आपके तैयार हो जाए। मैं फिर से इसको एक बार देख लेता हूं। जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने आपसे कहा था कि इसके अतिरिक्त एक भी प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं आएगा। जहां तक संभावना आज तक जितने प्रश्न आए हैं, अगर आप उसका उल्लेख करते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे पहला याद करिए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 148 से लेकर 151 तक है। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आपका उत्तर होगा 148 अध्याय 5 के अंतर्गत है। दूसरा प्रश्न याद करिए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। इनमें से जो पहले आ जाए, जैसा कि हमने आपको बताया। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है कि क्या उसको इसके कार्यकाल के पहले पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है। इसके पद से हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार से है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से पहले हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) सेक्शन 4 के अंतर्गत महाभियोग की विशेष प्रक्रिया से ही हटाई जा सकती, जो संसद के द्वारा होती है। और दूसरा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि सीएजी ये जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है वो किसके लिए करता है, तो याद कर लीजिए
यह केवल संघ सरकार के लिए ही नहीं करता है, यह पूरे देश में चाहे वो संघ सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या किसी टेरिटरी स्टेट का हो, पूरे देश की किसी भी क्षेत्र में शासन या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से जो भी धन खर्च किया गया है, उस किसी भी धन को यदि दुरुपयोग या उसका मिसयूज या स्कैम किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह उसको ऑडिट कर सकता है और ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेगा, सरकार भी उस रिपोर्ट को कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो इस प्रकार से नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपका कंप्लीट हो गया और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लगभग सारे प्रश्न आप एक बार अच्छे से इसको दोहरा कर भी याद करें और पूरी तरह इस पर आश्वस्त हो लें। अगले संवैधानिक पद की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और फिर से इस बात को कहने के साथ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने मित्रों को शेयर करने के साथ साथ यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे सारे वीडियो आपके पास तुरंत इमीडिएट पहुंचते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।